नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है और आयोग वोट चोरों को बचा रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजूरा क्षेत्रों का उदाहरण दिया और जल्द ही वोट चोरी पर पड़े सबूत पेश करने का दावा किया। वहीं निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मतदाता हटाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। वहीं आलंद में धोखाधड़ी की कोशिश को आयोग ने अस्वीकार किया, लेकिन कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुए। इस विवाद पर भाजपा ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं और जनता उन्हें जवाब देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। ठाकुर ने याद दिलाया कि नेपाल में हाल ही में प्रदर्शनों के कारण पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाकर कांग्रेस के लोकतंत्र में अविश्वास को दिखा रहे हैं। आलंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि वहां 2023 में कांग्रेस ही जीती थी, जबकि आयोग ने धोखाधड़ी पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सारी जानकारी मिल चुकी है तो कर्नाटक कांग्रेस की सीआईडी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 18 सितंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बड़ी चेतावनी दी। राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को वोट चोरों का रक्षक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग्रह किया कि ज्ञानेश कुमार जी अपना काम कीजिए और आपने शपथ ले ली है। कर्नाटक सीआईडी को ब्यौरा दीजिए। हाइड्रोजन बम के खुलासे के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपनी टीम से कहा है कि जब तक हमारे पास 100% सबूत नहीं होंगे मैं उस मंच पर नहीं जाऊंगा। गांधी ने कहा कि हमें इन प्रेजेंटेशनों को पूरा करने में 2 से 3 महीने लगेंगे और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में एक के बाद एक राज्य चुनावों में चोरी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं वोट चोरी पर जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राहुल ने कहा कि मेरे पास इसका सबूत भी है। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और समझाने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अलंदिक निर्वाचन क्षेत्र है। किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6018 से कहीं अधिक है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और यह संयोग से हुआ। वहाँ की बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। ना तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और ना ही जिसका वोट हटाया गया था उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के कुछ लोगों का उदाहरण दिया। उन्होंने कुछ लोगों को स्टेज पर भी बुलाया। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि कुल 12 लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं। मैंने नाम हटाने के लिए ना ही किसी को बुलाया था और ना ही मैसेज भेजा था। राहुल ने कहा कि नागराज नाम के व्यक्ति के 2 फॉर्म भरे गए हैं और दोनों 36 सेकंड में भर दिए गए। फॉर्म भरने के लिए कोई दूसरे राज्य से फोन लेकर आया था और ये फॉर्म उसी से भरे गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं। कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। राहुल ने आगे कहा कि वह सवाल है, पहला, हमें वह डेस्टिनेशन आईपी बताए जहां से यह फॉर्म भरे गए थे। दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताए जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें ओटीपी ट्रेल्स बताएं, क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त करना होता है। 18 महीनों में 18 बार कर्नाटक की सीआईडी ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और वे इसे नहीं दे रहे हैं।
वे इसे क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहाँ किया जा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि यह कहाँ जाएगा। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने अडानी ग्रुप से जुड़ी खबरों और पोस्ट हटाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। जिला जज आशीष अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारों को सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता था और जिन लेखों या पोस्ट को हटाने को कहा गया था वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। यह फैसला पत्रकार रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, यशकांत दास और आयुष जोशी की अपील पर आया है। इससे पहले 6 सितंबर को निचली अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेस की याचिका पर 10 लोगों को अडानी के खिलाफ सामग्री हटाने और भविष्य में ऐसी खबरें न छापने का आदेश दिया था। उसी आदेश पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और यूट्यूब चैनलों को नोटिस भी भेजा था। नया आदेश फिलहाल सिर्फ उन 4 पत्रकारों को राहत देगा जिन्होंने अपील की थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रियाद में एक अहम रक्षा समझौता किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में तय हुआ कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा और मिलकर जवाब दिया जाएगा। यह समझौता लगभग 80 साल पुराने रिश्तों को औपचारिक रूप देता है। बैठक में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और सरकार को पहले से पता था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात पर इस समझौते के असर को ध्यान से देखा जाएगा। यह कदम ऐसे समय आया है जब पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हैं। वहीं भारत और सऊदी संबंध मजबूत बने हुए हैं। सऊदी पहले भी सीमा पार आतंकवाद की निंदा कर चुका है। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले को पीड़ितों के परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनआईए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किए। यह अपील पूरी तरह पीड़ित परिवारों की कोशिश से संभव हुई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। वहीं 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर चुकी है, जिससे सरकार पर दोहरे रवैये के सवाल उठ रहे हैं। 9 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया था, लेकिन परिवारों का आरोप है कि जांच को जानबूझकर कमजोर किया गया। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तय करेगी कि बरी का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं। अमेरिका ने भारत के कुछ व्यावसायिक अधिकारियों और कॉरपोरेट नेताओं के वीजा रद्द कर दिए हैं। उन पर फेंटेनाइल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि यह कदम अमेरिकियों को खतरनाक नशीले पदार्थों से बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि दूतावास ने प्रभावित व्यक्तियों के नाम उजागर करने से इनकार किया। यह इस साल दूसरी बार है जब अमेरिका ने भारतीय नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले मई में अवैध आव्रजन को बढ़ावा देने के आरोप में भारत की ट्रेवल एजेंसियों पर भी रोक लगाई गई थी। जनवरी में अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत की 2 कंपनियों रॉकस्टर केमिकल्स और एथोस केमिकल्स और उनके संस्थापक भावेश लाठिया पर फेंटेनाइल प्रीकर्सर रसायनों की आपराधिक तस्करी का आरोप लगाया था। अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ मिलकर ही इस वैश्विक खतरे से निपटा जा सकता है। असम विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी के सोशल मीडिया रणनीति ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी असम ने एक्स पर एआई से बना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बीजेपी के बिना असम की तस्वीर दिखाई गई है। वीडियो में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी, बीफ लीगलाइजेशन और कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई और राहुल गांधी को पाकिस्तान के झंडे के सामने दिखाया गया। बीजेपी ने वीडियो को टैगलाइन के साथ साझा किया है कि हम पहचान के इस सपने को साकार नहीं होने दे सकते। यह पहचान बीजेपी द्वारा गौरव गोगोई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब पाकिस्तानी गुर्गा बताया जाता है। वीडियो के अंत में लिखा गया कि असम में 90% मुस्लिम आबादी हो जाएगी और लोगों से सावधानी से वोट देने की अपील की गई। कांग्रेस ने इसे जहर फैलाने वाला वीडियो बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे डर की रणनीति और घृणित हिंदुत्व विचारधारा कहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को गुवाहाटी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी घोषणा की। बीजेपी ने वीडियो का बचाव करते हुए इसे अवैध प्रवासियों से जुड़े खतरे की चेतावनी बताया है। वहीं मामले पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार है। असम कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ विवादित एआई वीडियो को लेकर दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि 15 सितंबर को भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से जारी वीडियो में असम को मुस्लिम बहुल दिखाते हुए सांप्रदायिक नफरत फैलाने
और उनके नेताओं खासकर राहुल गांधी और गौरव गोगोई की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। शिकायत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, सोशल मीडिया सेल के सह संयोजक शेखर ज्योति वैश्य और अन्य पदाधिकारियों पर आपराधिक साजिश, सांप्रदायिक अशांति भड़काने और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी पीटीसी चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने वीडियो को हटाने, आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई और भाजपा के उपकरण जब्त करने की मांग की है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा की यह रणनीति असमिया समाज पर असर नहीं डालेगी और राज्य मेहनत, लोकतंत्र और सम्मान पर आगे बढ़ेगा। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई, केवीएस और नवोदय स्कूलों से कहा है कि वे अपने स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी घटनाओं पर बनी फिल्म चलो जीते हैं दिखाएं। यह निर्देश 11 सितंबर को जारी हुआ और 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्म दिखाने को कहा गया है। मंत्रालय का कहना है कि यह फिल्म बच्चों में चरित्र, सेवा और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर सोचने को प्रेरित करेगी। यह पहल मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम का हिस्सा है जो 9 मानवीय मूल्यों पर आधारित है और गुजरात के वडनगर स्थित उस स्कूल से संचालित हो रहा है जहां से पीएम मोदी ने पढ़ाई शुरू की थी। फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सिनेमा घरों में भी दिखाई जाएगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार पी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क 30 नवंबर के बाद हट सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 8 से 10 हफ्तों में भारत अमेरिका व्यापारिक तनाव का समाधान हो जाएगा। यह शुल्क अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से भारत के तेल व्यापार को लेकर नाराजगी में लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। नागेश्वरन ने बताया कि दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है और हाल ही में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच भी सकारात्मक संवाद हुआ है। वहीं अमेरिकी अपील न्यायालय ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति को ऐसे शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नवंबर की शुरुआत में सुनवाई करेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.